दोस्तों, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलास्टिक कोलिजन इन टू और थ्री डायमेंशन। तो द्विविमीय या त्रिविमीय प्रत्यास्थ चक्कर। अब लास्ट लेक्चर में हमने हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स लिया था और इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स लिया था। उस केस में पार्टिकल आपके एक ही लाइन में मूव कर रहे थे तो वो आपका वन डायमेंशनल कोलिजन था। यहां पर हम टू और थ्री डायमेंशनल कोलिजन की बात करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू और थ्री डायमेंशन। एंड इसके अंदर हमारे दो टॉपिक होंगे। एक हमारा होगा इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हमारा कण प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में है तो उस अवस्था में क्या है, और अगर हमारा पार्टिकल सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में है तो उस अवस्था में कण की गति क्या होगी। ये दोनों टॉपिक हमको आज लेने हैं। तो इलास्टिक कोलिजन इन टू और थ्री डायमेंशन या द्विविमीय या त्रिविमीय प्रत्यास्थ चक्कर। अब हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं और यहां पर आपका जो इलास्टिक कोलिजन है टू और थ्री डायमेंशन में है। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है? इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में अगर हमारा कण लेबोरेटरी फ्रेम में है उस केस में अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उस केस में इलास्टिक कोलिजन क्या होगा। ये दोनों टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। नाउ अगर हमारा लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर पार्टिकल है तो क्या होगा? तो एक पार्टिकल हमारा ये है एंड सेकंड पार्टिकल हम और ले लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्टिकल। नाउ यहां पर ये जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है इसका मास m1 और सेकंड पार्टिकल का हम मास या द्रव्यमान m2 मान रहे हैं। और फर्स्ट जो हमारा पार्टिकल है ये हमारा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जबकि ये जो हमारा सेकंड पार्टिकल है ये हमारा रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। तो u2 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम टू एंड थ्री डायमेंशन कोलिजन की बात कर रहे हैं। सो x ये हमारा y एक्सिस। नाउ पार्टिकल जो m1 मास का है, m1 द्रव्यमान का है, उसका वेग या वेलोसिटी u1 एंड सेकंड पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है तो u2 इक्वल टू 0। अब कॉलिजन के बाद में हमारे जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से हो जाती है एंड ये जो हमारा पार्टिकल था जिसका मास m1 था ये इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव करता है और एंगल जो इसका ये हमारा θ1 है। जबकि जो हमारा सेकंड पार्टिकल था m2 वो आपका इधर कहीं चला जाता है। ये m2 द्रव्यमान का कण था, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका जो एंगल है वो हमारा θ2 है। अब हमने बोला है कि कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन है, प्रत्यास्थ चक्कर है। अब अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा और साथ में हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो संवेग भी संरक्षित रहेगा एंड गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अब संवेग या मोमेंटम हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम आप अलग कंजर्व करोगे एंड वाई डायरेक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अलग से अप्लाई करेंगे। तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन लेते हैं। सो फ्रॉम डी law of conservation of linear momentum
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। हिंदी में लिख देता हूं मैं, एक्स दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे तो बिफोर कॉलिजन अगर हम बात करें तो पार्टिकल जिसका मास m1 था वो आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका लीनियर मोमेंटम m1 u1, ये वाला पार्टिकल आपका रेस्ट पर है तो इसका लीनियर मोमेंटम 0 इज इक्वल टू, अब हम कॉलिजन के बाद की बात करते हैं तो ये पार्टिकल आपका इधर जा रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम m1 v1 इधर होगा, पर आप एक्स डायरेक्शन की बात करें तो अगर मैं एक्स दिशा में इसका लीनियर मोमेंटम लूं, ये संवेग लूं, तो वो क्या जाएगा m1 v1 cos थीटा 1। सो m1 v1 cos थीटा 1, और ये जो पार्टिकल है इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा m2 v2, और आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा m2 v2 cos थीटा 2, सो प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं कि हमारी समीकरण 1 हो गई। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन लिया है, इसी तरह से हम वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। सो अगर हम वाई डायरेक्शन में अप्लाई करें तो क्या होगा, सो सिमिलरली फॉर वाई डायरेक्शन इसी प्रकार वाई दिशा के लिए, अब वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो बिफोर कॉलिजन पार्टिकल आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसका मतलब इस m1 पार्टिकल का जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम होगा वो आपका 0 होगा, और m2 ऑलरेडी रेस्ट पर है, विरामावस्था में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम पहले से 0 ही है, तो बिफोर कॉलिजन तो क्या हो गया 0। सो 0 इज इक्वल टू, अब अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका m1 v1 इसका मोमेंटम था, वाई डायरेक्शन में लोगे तो इस साइड में ये क्या आएगा m1 v1 sin थीटा 1, तो m1 v1 sin थीटा 1, एंड इसका अगर आप वाई डायरेक्शन में लोगे तो नीचे की तरफ क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या जाएगा m2 v2 sin थीटा 2। अब m2 v2 sin थीटा 2 जो है वो m2 वाले कण का नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है, ऋणात्मक वाई दिशा में संवेग है। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -m2 v2 sin थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा -m2 v2 sin थीटा 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में लगा दिया है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर कॉलिजन हमारा क्या है, इलास्टिक कॉलिजन है, प्रत्यास्थ चक्कर है। सो फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण से। अब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो बिफोर कॉलिजन तो क्या है m1 वाले पार्टिकल की हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकंड वाला जो पार्टिकल था उसका वेग या वेलोसिटी 0 थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। आफ्टर कॉलिजन की बात करें तो m1 की क्या हो गई हाफ m1 v1 स्क्वायर, और m2 वाले की क्या हो गई हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर आपका हाफ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। चलो
अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो अननोन क्वांटिटी है, अज्ञात राशि है, वो कितनी है? वो हमारी 4 है। कौन सी? v1 v2 θ1 एंड θ2। जबकि हमारे पास में 3 समीकरण है। एक समीकरण आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा इक्वेशन ये आ गया है। मैं हाफ भी कैंसिल कर देता हूं, चलो। ठीक है, हो गया m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। ये हमारी 3 नहीं है, 3 ये है। नाउ अगर यहां पर देखें तो क्या हो गया हमारे पास में? So, since there are 4 unknown quantities, v1, v2, θ1 and θ2, and we have only 3 equations, so unique solutions cannot be determined. Therefore, we required one more equation. तो चूंकि 4 अज्ञात राशियां हैं, 4 अज्ञात राशियां कौन कौन सी है? वो हमारे पास में है 4 अज्ञात राशियां हैं v1, v2, θ1 तथा θ2। ये 4 अज्ञात राशियां हैं तथा हमारे पास केवल 3 समीकरण है। कौन कौन सी समीकरण है? समीकरण 1, 2 तथा 3 जो भी मैंने दिखाई थी। अतः इनके एकाकी मान प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन इनके नहीं आएंगे, क्योंकि जितनी अननोन क्वांटिटी है कम से कम आपको उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो 4 अननोन क्वांटिटी है, 4 अननोन क्वांटिटीज है, 4 अज्ञात राशियां हैं, तो हमको कम से कम 4 समीकरणों की आवश्यकता है, जबकि यहां पर केवल 3 समीकरण है, 3 इक्वेशंस है। इसलिए एक और समीकरण की आवश्यकता होगी। अब एक और समीकरण के लिए हम क्या करते हैं? लेट m1 इक्वल टू m2। माना m1 बराबर m2 है। अब अगर m1 इक्वल टू m2 है तो इक्वेशन 1 मेरा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 ये है। तो m1 इक्वल टू m2 अगर लेते हो तो सब जगह से आपका m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? u1 इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। तो यह आ जाएगा u1 इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर दो। एंड इक्वेशन 2 की मैं बात करता हूं, तो अगर इक्वेशन 2 में आप m1 इक्वल टू m2 करते हो तो क्या आएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? m कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2। तो 0 इक्वल टू v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2, ये आ गया। इसको इक्वेशन 5 कर दे। और एक और इक्वेशन हमारे पास में थी, वो क्या थी? m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहां पर भी आप m1 इक्वल टू m2 करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो अगर मैं इक्वेशन 3 को काम में लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूं? इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। तो अगर मैं समीकरण 4 और समीकरण 5 का वर्ग करके अगर मैं जोड़ूं, स्क्वायर करके ऐड करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर आप कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका u1 स्क्वायर ही रहेगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में 0 इज इक्वल टू। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो इक्वेशन 4 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 का होल स्क्वायर करोगे तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस ट्वाइस v1 v2 cos θ1 cos θ2। ये आ गया। नाउ 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस ट्वाइस v1 v2 साइन θ1 साइन θ2। ये आ जाएगा। अब हम क्या करें? हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में v1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
तो जैसे आप v1 स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, जो कि आपका 1 हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा। सो u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर, एक तो ये आ गया, प्लस अब क्या करोगे, अब आप इसमें और इसमें v2 स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे ही v2 स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, जो आपका 1 हो जाएगा। तो प्लस v2 स्क्वायर। नाउ बची हुई जो क्वांटिटी है कौन कौन सी है, एक हमारे पास में ये क्वांटिटी है, एक ये है। तो इन दोनों क्वांटिटी में आपका कॉमन क्या आएगा, ट्वाइस v1 v2, तो प्लस 2v1 v2, ब्रैकेट में क्या बचा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस b का। तो यहां पर क्या जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हो जाएगी u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, इसको मैं नंबर डाल देता हूं 7, ये हमारी इक्वेशन 7। अब आप क्या करोगे, 7 के अंदर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 6 से मान रखता हूं। तो समीकरण 7 में अगर हम 6 से मान रखें, तो 6 के अकॉर्डिंग क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्या आएगा, u1 स्क्वायर। सो by using equation 6 in 5, 6 and 7, तो समीकरण 7 में 6 का प्रयोग करने पर, तो 6 का प्रयोग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आपका u1 स्क्वायर हो जाएगा। तो u1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ गया। अब यहां पर u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो आपका v1 0 होगा या v2 0 होगा, या cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 होगा। अब v1 और v2 क्रमशः कण m1 तथा m2 के वेग हैं। v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। और ये पार्टिकल जो आपके रेस्ट पर नहीं है, तो v1 भी 0 नहीं है, v2 भी 0 नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 होगा। सो देयरफॉर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, और cos की टेबल में 0 कब आता है, जब 90 डिग्री होता है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो अब हमारे पास में 4 इक्वेशन हो गई है, कौन कौन सी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 8। तो 4 समीकरण हमारे पास में है, और हमने बोला है हमारे पास में 4 अज्ञात राशि है, कौन कौन सी, v1 v2 थीटा 1 एंड थीटा 2। so there are 4 unknown quantities and also we have 4 equations, it means unique solution can be easily determined। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, thus by using equations 1, 2, 3 and 8, v1 v2 theta 1 and theta 2 can be easily determined, easily determined, हिंदी में लिख देते हैं। अतः समीकरण 1, 2, 3 तथा 8 का प्रयोग करके, 8 का प्रयोग करके v1 v2 थीटा 1 तथा थीटा 2 के मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। तो 4 इक्वेशंस हमारे पास में आ गई है,
और 4 अननोन क्वांटिटीज है तो आप इजीली यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो अगर लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो उस केस में पार्टिकल का जो 2 और 3 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन होगा तो हमारा इस टाइप से हम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगला टॉपिक हमारा क्या है, इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। अब अगर हमारा कण द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में है उस केस में आपको क्या करना है, 2 और 3 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात करनी है तो वो क्या होगा, वो हमको यहां पर लेना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने 2 एंड 3 डायमेंशन में पार्टिकल के इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस किया है और इसके 2 केसेस हमने लिए हैं, इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो हमारे ऐप पर आप पूरा वीडियो देख सकते हो। सो ऑल दीज कंटेंट्स आर अवेलेबल इन फुल मोड ऑन आवर ऐप। तो हमारा जो ऐप का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आपको सारे कंटेंट फुल मोड में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।